में एमसीडी उपचुनाव का प्रचार थमा। कल एमसीडी के 12 वार्डों में मतदान होगा। 580 बूथों पर करीब 7 लाख मतदाता करेंगे फैसला। बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था। सभी वार्डों में ड्राई डे लागू। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी पारा हाई। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार आज शाम 5:30 बजे समाप्त हो गया। अब रविवार को इन वार्डों में मतदान होना है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 143 स्थानों पर बनाए गए 580 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। कुल 6,91,751 मतदाता इस उपचुनाव में उतरे 53 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा और प्रबंधन की पूरी तैयारी हो चुकी है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांग नागरिकों के लिए आयोग की ओर से घर से मतदान केंद्र तक आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी 12 वार्डों में ड्राई डे भी घोषित कर दिया गया है। ये उपचुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान 11 पार्षद विधायक बन गए थे, जिसकी वजह से उनकी सीटें खाली हुई थी। इसके अलावा द्वारका की एक सीट लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई थी। मतदान में सुविधा के लिए रविवार को 35 रूटों पर डीटीसी बसें सुबह 3 बजे से चलेंगी और मेट्रो का संचालन भी 4 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। राजनीतिक दलों की बात करें तो बीजेपी ने पूरे दमखम से रोड शो किए। सीएम रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने वोटरों को साधने की कोशिश की। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमले तेज किए और कहा कि जनता इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने झुग्गी विस्थापन जैसे मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमसीडी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। 30 नवंबर को 4 बजे शुरू होगी मेट्रो सेवाएं। दिल्ली मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। मतदान दिवस और मतगणना दिवस पर विशेष व्यवस्थाएं। सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह 4 बजे शुरू होंगी। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मेट्रो हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। इसके बाद सामान्य रविवार टाइमलाइन लागू रहेगा। मतदान दिवस पर अंतिम ट्रेन रात 11:30 बजे सभी टर्मिनल स्टेशनों से प्रस्थान करेगी। मतगणना दिवस यानी कि 3 दिसंबर बुधवार को सभी सेवाएं सुबह 4 बजे से प्रारंभ होंगी। 6 बजे तक 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी रहेगी। फिर सामान्य कार्य दिवस टाइम टेबल के अनुसार संचालन होगा। ये व्यवस्था मतदान कर्मियों और स्टाफ की सुगम एवं समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। तो बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 30 नवंबर को मेट्रो जो है वो 4 बजे से शुरू होगी। तो एमसीडी उपचुनाव में ट्रैवलिंग आसान करने के लिए सुबह से ही मेट्रो शुरू होगी। तो चलिए आप ग्राफिक्स के जरिए एमसीडी उपचुनाव के जानकारी आपको हम दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि 12 वार्डों में सुबह 7:30 बजे मतदान होगा। 580 मतदान केंद्र पूरी तरह तैयार है। लगभग 7 लाख मतदाता वोट डालेंगे। तो बड़ी जानकारी, लगभग 7 लाख मतदाता वोट डालेंगे। 53 उम्मीदवार मैदान में हैं। बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए सुविधाएं दी गई हैं। सभी वार्डों में ड्राई डे घोषित की गई है। तो लगातार हम आपको एमसीडी उपचुनाव के लिए चीजें आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 12 पार्षद सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 सीटें बीजेपी के पास थी, 3 सीटें आपके पास थी। तो देखिए 9 सीटें बीजेपी के पास थी, वहीं 3 सीटें जो हैं वो आपके पास थी। 30 नवंबर को वोटिंग होगी। 12 वार्डों में कुल 6 लाख के करीब वोटर हैं। पुरुष वोटरों की बात करें तो उनकी संख्या 3 लाख के करीब है। तो वहीं महिला वोटरों की बात करें तो इनकी भी संख्या करीब 3 लाख ही है। थर्ड जेंडर और साथ ही साथ आपको बता दें कि एमसीडी उपचुनाव का दंगल है। कहां ये चुनाव ने, ये भी हम आपको दिखाते हैं। चांदनी महल, चांदनी चौक, रिचाऊ कला वार्ड, दक्षिणपुरी, संगम विहार ए, ग्रेटर कैलाश,
तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी वो 12 वार्ड है जहां पर ये चुनाव होने वाले हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तान्या, विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तान्या, सबसे पहले बताइए कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, और क्योंकि कल चुनाव है, और साथ ही साथ क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। जी देखिए, पूरे राज्य में जिन जिन वार्ड्स में इलेक्शन होने वाले हैं, कल 12 सीटों पे ये उपचुनाव है, तो उनके लिए तैयारियां की जा रही हैं। पोलिंग बूथ सेट हो चुके हैं। करीब 580 पोलिंग बूथ हैं जो रहेंगे, जो प्रशासन ने तैयार किए हैं कल के उपचुनाव के लिए। और उसी के साथ साथ पार्टियों ने भी अभी अपनी कमर कस ली है, और कल जिससे लोगों को सुविधा सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। सुबह 6:30 बजे तक लगभग आधे घंटे के इंटरवल में दिल्ली मेट्रोस चलेंगी हर रूट पे, और उसके बाद जो उसका नॉर्मल शेड्यूल रहता है रविवार का, उसके हिसाब से ही चलेंगी। जिससे क्योंकि सुबह सुबह लोगों को फटाफट बूथ पे पहुंचना होगा, अलग अलग लोग जिनके इससे रिलेटेड जो नौकरियां हैं वहां पे पहुंचना होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेट्रो की सेवाओं को सुबह 4 बजे ही शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही में अब पूरी बूथ सेट हो चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं कल, क्योंकि सुबह 7:30 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। तो उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी रहेंगे, हर बूथ पे हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है कल के ये चुनाव, जो ये 12 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। जब यहाँ से पार्षद दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में विधायक बन गए थे, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। काफी चुनाव हमें टक्कर देखने को मिली है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, लेकिन उतने ही चुनाव ये कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको अपना रेलेवेंस बनाए रखना है। फिलहाल कांग्रेस के पास सिर्फ यहाँ पे 8 काउंसलर्स हैं, तो उसके काफी अपना आंकड़ा बढ़ाना है। तो वहीं पर भाजपा पूरी कोशिश में लगी हुई है कि इन 12 में से 9 सीटें जो पहले उनके पास थी, उनको वो बची हुई 3 सीटें भी जीतनी है। 9 तो जीतनी ही है, उसका भी उनके लिए चैलेंज है। साथ ही में जो बाकी 3 सीटें हैं वो भी उनको जीतनी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी इस कोशिश में लगी है कि अभी फिलहाल उनके 99 काउंसलर हैं, तो उनको ये सीटें 3 के अलावा और भी लानी है, जिससे जो उनका आंकड़ा है वो और बढ़ जाए, उनका भी और जो मेजोरिटी है हाउस में वो बढ़ जाए। तैयारी हो चुकी है, फिर चाहे वो पार्टियों की हो या प्रशासन की हो, क्योंकि कल का दिन काफी बड़ा होने वाला है। 12 सीटों पे जो ये उपचुनाव होंगे काफी महत्वपूर्ण है, वो पार्टियों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। और प्रशासन की तरफ से भी हर तरीके की तैयारियां हो चुकी हैं, फिर चाहे वो सिक्योरिटी चेक्स हो या बूथ का सेटअप होना हो, और वहां पे क्योंकि सारी ईवीएम्स पहुंचेंगे, पूरे जो ड्यूटी लगती है, पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, बूथ पे जो स्टाफ लगेगा, तो हर तरीके से तैयारी की जा चुकी है। जी तान्या, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ चरण भी बने हुए हैं लगातार। चरण, कल चुनाव है और पार्टियों की तरफ से, तीनों ही पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इस बार उनकी जीत होगी, लेकिन क्या कुछ मुद्दे रहे जिस पर सबसे ज्यादा बात की गई तीनों ही पार्टियों की तरफ से? चरण, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, हम द्वारका वी वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ कल चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ जो पहले निगम पार्षद थी वो कमलजीत सहरावत थी, जो कि अब सांसद बन गई है, तब से सीट खाली थी। और अब जो टिकट मिला है यहाँ पर बीजेपी से मनीषा सहरावत को मिला है, और कांग्रेस की बात करें तो सुमिता मलिक को मिला है, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो राजवाला सहरावत को मिला है। तीनों ही जोर लगा रहे हैं। तीनों उम्मीदवारों ने अब की बार जो चुनाव प्रचार किया पूरे दम के साथ किया, और काफी बड़े बड़े नेता भी यहाँ पहुंचे वार्ड में। और बड़ी बात तो यह है कि द्वारका वी वार्ड में सीएम के साथ साथ मनोज तिवारी भी पहुंचे, जिन्होंने अपने गाने के द्वारा लोगों को वोट के लिए डालने के लिए बीजेपी के लिए तैयार किया। क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल के जो लोग यहाँ पर हैं वार्ड में, उन लोगों को इकट्ठा करके मनोज तिवारी ने उन्हें गाना सुनाया, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मनोज तिवारी के गाने से भावुक हुए, और उन्हें बीजेपी की टिकट, बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए उन्हें एक उमंग जगी। और मुद्दे की बात करें तो लोगों से जब हमने बात की, सोसाइटी के लोगों से बात की, इस वार्ड में सोसाइटी भी है, गाँव भी है, कॉलोनी भी है, तो सोसाइटी में जब हमने लोगों से बात की तो उनका भी जो मूड बना हुआ है, उन्होंने सीधा बोला कि जो कमलजीत सहरावत जो निगम पार्षद थी, तो उस दौरान उन्होंने काफी अच्छे काम किए थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो वोट है वो बीजेपी की तरफ है। और बात करें कॉलोनी की, तो कॉलोनी के कुछ जो वोट हैं वो बटे हुए हैं।
और बात करें गांव की, तो गांव में दोनों ही कैंडिडेट जो है, आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो भी गांव से है, कुचनपुर गांव से, और अमराई गांव की बात करें तो अमराई गांव की जो कैंडिडेट है वो बीजेपी से है। तो कहीं ना कहीं जो गांव की जो वोट है वो भी थोड़ी मिली जुली रहेंगी, क्योंकि बीजेपी की जो वोट है वो अमराई गांव में ज्यादा है और कुचनपुर में भी बीजेपी की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस वार्ड में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही। जी ठीक है, चरण लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजय भी लगातार बने हुए हैं। विजय, प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार दिवाली के बाद देखा जा रहा है कि जिस तरीके से AQI बढ़ता जा रहा है, तो क्या इस बार प्रदूषण भी मुद्दा रहने वाला है इस MCD उपचुनाव में? विजय, आवाज आ रही है? अगर हम आवाज आ रही है। अगर हम बात करें सबसे पहले उपचुनाव की, अगर हम देखा जाए उपचुनाव ये बहुत दिल्ली का सबसे छोटे स्तर का चुनाव है, मगर जिस तरीके से जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बड़े पूरे दमखम के साथ, इवन यहाँ तक कि जो दिल्ली की जो CM है, ग्राउंड जीरो पे अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए हर कोशिश कर रही है, हर मुहिम चला रही है। वहीं प्रत्याशी की अगर बात करें, वार्ड 163, वार्ड 164 और जीके विधानसभा की जो वार्ड है वहां की, तो उसमें भी अगर हम देखा जाए, अगर हम जीके की बात करें, वहां पे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वो भी हर तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। देखने वाली बात यह है कि जनता का कहना यह है कि इससे पहले जो पार्टियां थी वो कहाँ थी। आज ये चुनाव हो रहे हैं तो अपने वादे कर रही है, हर तरीके से हमको लुभाने की कोशिश करें। अगर बात करें वार्ड 163 की, तो वही हाल वार्ड 163 का और वही हाल 164 का है। संगम बिहार में भी देखा गया है, जो रेखा गुप्ता है उन्होंने खुद कहा कि मैं अपनी गाड़ी में आई, मगर मुझे इस गाड़ी में भी इतने ज्यादा झटके लगे। मगर अब ये सोचने वाली बात है कि अगर आपको इतने झटके लग रहे हैं तो जो जनता यहाँ काफी टाइम से रह रही है उनको कितनी परेशानी होती है। सड़कों को लेके, पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है संगम बिहार के अंदर। और अगर हम बात करें, जनता जो है वो काफी ज्यादा नेताओं को लेके परेशान है और बदहाल उनकी जिंदगी। अगर हम बात करें वहां की जो पार्टी की जो कैंडिडेट है, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के जो है सुरेश चौधरी, वो ऑलरेडी वहां से निगम पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी है, उनकी कहीं ना कहीं छवि अच्छी देखी जा रही है। और अगर हम बात करें वहां के जो दूसरे कैंडिडेट हैं अपना आम आदमी पार्टी के अनुज शर्मा, उनकी तो अगर हम बात करें वो ऑलरेडी पार्टी से जुड़े हुए थे, और मगर टिकट के जो दावेदार थे वो वहां के नीरज यादव भी थे आम आदमी पार्टी से, और भी कैंडिडेट से। तो कहीं ना कहीं पार्टियों के अंदर विवाद भी देखा गया। अगर हम बात करें और भी, जैसे कि सुब्रत गौतम है जो वहां के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उनको भी अगर टिकट मिली तो वहां भी काफी ज्यादा मतभेद देखा गया। और वार्ड 163 में भी अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर चुनाव देखा जाए तो चुनाव जनता से ज्यादा पार्टियों में आपस में घमासान दिखाई दे रही है। ठीक है विजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ तान्या भी बनी हुई है। तान्या, तीनों ही पार्टियों की तरफ से देखा गया कि प्रचार किया गया, और उसमें CM रेखा गुप्ता खुद चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने भी प्रचार किया। लेकिन इस जो चुनाव है इसमें कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि सीधा मुकाबला जो है वो आप और बीजेपी के बीच में है, और सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इसे त्रिकोणीय मुकाबला बना पाएगी? जी देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी, दोनों पार्टीज के बीच हमें टक्कर देखने को मिली। दोनों कल जब तक प्रचार नहीं थमा शाम तक, और बीजेपी से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मैदान में उतरी। उन्होंने रोड शोज करे, रैलियां करी जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में। तो काफी कोशिश करी, क्योंकि बीजेपी के लिए चैलेंज भी है और उनके लिए ये एक हम कह सकते हैं प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि जब वो राज्य में है और ये जो 12 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, इसमें से 9 सीटें पहले ही भाजपा के पास थी। तो भाजपा के लिए ये चैलेंज आनी ही है। लेकिन साथ में उनकी नजर है कि जो बाकी 3 सीटें बच रही हैं उनको वो भी जीतनी है। तो वहीं पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि फिलहाल उनके 99 काउंसलर हैं हाउस में, तो उनका ये फोकस है कि जो हमारे ये जो नंबर्स हैं हमें इनको कम से कम 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आम आदमी पार्टी को वो 3 से ज्यादा उसके अलावा भी सीटें लानी है। तो दोनों के बीच काफी टक्कर हमें देखने को मिल रही है। दोनों ने पार्टियों ने काफी जोर शोर से प्रचार भी करा। आम आदमी पार्टी से अतिशी, सौरभ भारद्वाज, सारे उनके दिग्गज नेता जो हैं हमें मैदान में मिले, जो रैलियां करी, रोड शो करे, उन्होंने प्रचार करा। और वहीं पर अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा से मुख्यमंत्री और सरकार में जो अन्य मंत्री हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, सब लोग हमने देखा कि मैदान में उतरे हैं। साथ ही में सांसद भी उनके उतरे जिन्होंने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया।
तो दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और उनकी कोशिश ये है दोनों की कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें लेकर आनी है, क्योंकि भाजपा के मेयर और बढ़ जाएंगे तो वो इतना कॉन्फिडेंट है कि मेयर एक बार फिर उन्हीं का रहेगा हाउस में। तो ये देखना ये होगा कि कल जब वोटिंग होती है और 3 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो जीत किसकी होती है। और अगर वहीं हम बात करें कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 8 काउंसलर हैं फिलहाल, तो कांग्रेस पार्टी को अपना रेलेवेंस दिखाने के लिए थोड़ी अपने आंकड़े बढ़ाना जरूरी है, अपनी संख्या उनको हाउस में बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि विधानसभा में भी हमने देखा कि कांग्रेस का किस तरीके का प्रदर्शन रहा, कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तो टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन उस बीच कांग्रेस कैसे अपने आप को यहाँ पे रखेगी कि जिंदा, हम कहें कि जिंदा रखेगी कि वो भी है बीच में, तो देखने को मिल रहा है। ठीक है तान्या, लौटेंगे आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे साथ सहयोगी दीपक भी जुड़े हैं। दीपक, फिलहाल कल चुनाव है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, और बूथ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं? कल चुनाव है और चुनाव को लेकर जो है प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है बूथों पर तैनात रहेंगे, और इसके अलावा बात की जाए सीसीटीवी से जो है पूरे इलाके पर निगरानी दी जाएगी, जिसके चलते जो है पुलिस के आला अधिकारी पूरे बूथ के इलाके पर जो है नजर बनाए हुए हैं, और इसके साथ ही लोगों को जो है वोट डालने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जो तमाम तरीके की जो आचार संहिता है, आचार संहिता का भी पालन है, इसके लिए भी जो है सिविक एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर तैनात है। वार्ड के अंदर जो है लगातार नजर बनाए हुए ताकि किसी भी तरीके से जो है आचार संहिता का उल्लंघन ना किया जाए। तो यानी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से धीरे धीरे जब चुनाव शुरू होगा तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो है पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली है, और उसके चलते मौके पर मुंडका वार्ड के अंदर जो है पूरी तरीके से जो है सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो आचार संहिता को लेकर भी जो है प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी दीपक, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ चरण भी लगातार बने हुए हैं। चरण, आप द्वारका से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन प्रत्याशी है और किसकी जीत की उम्मीद जताई जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो राजवाला सहरावत है आम आदमी पार्टी से, और बीजेपी की बात करें तो मनीषा सहरावत है, और कांग्रेस की बात करें तो सुनीता मलिक है। तीनों जो है काफी मेहनत करते हुए दिखाई दिए मैदान में। अब की बार तीनों पार्टियों के नेता भी यहाँ बड़े बड़े नेता पहुंचे चुनाव प्रचार के दौरान। और जो बात करें सुनीता मलिक की तो ये सोसाइटी में रहती है द्वारका की, और बात करें मनीषा सहरावत की तो ये गांव अमराई में रहती है, और बात करें राजवाला सहरावत की तो वो गांव पोचनपुर में रहती है। जो 2 कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, तो दोनों गांव के रहने वाले हैं, और जो गांव के लोग हैं वो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वही बात करें सुनीता मलिक की तो ये सोसाइटी में रहती है, सोसाइटी के लोग भी इन्हें अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब हमने लोगों से बात करने चाहिए और लोगों से जब बात की तो लोगों का बिल्कुल मूड बना हुआ है अब की बार बीजेपी का, क्योंकि जो यहाँ पर जो पहले निगम पार्षद थी वो कमलजीत सहरावत थी, और कमलजीत सहरावत अब सांसद बन चुकी है, जिसके बाद सीट खाली थी, और अब मनीषा सहरावत को जो टिकट मिला है वो भी अमराई गांव की है, और कमलजीत सहरावत भी अमराई गांव की है। तो कहीं ना कहीं जो कमलजीत सहरावत ने जो काम कराए थे वो काम लोगों को अभी भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि कमलजीत सहरावत ने काम कराए थे, बीजेपी ने काम कराए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो विधायक है वो भी बीजेपी से है, सांसद है वो भी बीजेपी से है। तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि निगम पार्षद भी अगर बीजेपी से रहेगा तो उनके जो काम है वो अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर जो द्वारका विभाग की बात करें तो बीजेपी का पल्ला जो है वो भारी है। जी ठीक है चरण, लौटेंगे। हमारे साथ विजय भी बने हुए हैं। विजय, देखा गया कि 12 वार्डों पे चुनाव है और पहले की बात करें तो 9 वार्डों पर बीजेपी की सीट्स थी, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार आप इस चुनाव में दमखम दिखा पाएंगे? अगर हम बात करें वार्ड 163, वार्ड 164 और जीके का जो वार्ड है वहां की, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है, जो लोगों ने जो बताया है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का जो वोट है वो एक तरफा डलता है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को जिंदा करने में लगी हुई है, लोगों को जोड़ने में लगी हुई है, और कहीं ना कहीं वादे ऐसे कर रही है कि लोग कहीं ना कहीं उनकी तरफ मुड़ रहे हैं, लुभ रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करें प्रशासन की या डीएम भी अपने पुख्ता इंतजाम कर रही है वोटिंग वाले दिन के लिए, और प्रशासन काफी कड़े सख्त नियम उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको दे रखे हैं, और ये भी सुनने में आया है कि पैसे भी बांटे जा रहे हैं, शराब पी दी जा रही है। तो पुलिस उसको लेके काफी मुस्तैद है, काफी टीमें बनाई गई हैं, और हर तरीके से हर संभव कोशिश की जा रही है कि चुनाव अगर हो
तो किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो। अगर हम बात करें वार्ड 163 और 64 की, तो वार्ड 163 में थाना तिगड़ी के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के जो सहयोगी थे काफी ज्यादा, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिमिनल टाइप के थे। तो ऐसे ही पुलिस काफी नजर बनाई हुई है, हर तरीके से पुलिस संभव कोशिश कर रही है, और क्या नाम है अपना चुनाव को लेके हर तरीके से मुस्तैद कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। जी विजय, लौटेंगे हमारे साथ तान्या भी बनी हुई है। तान्या, आप ऑन ग्राउंड रही, आपने लोगों से बातचीत की, तो लोगों का क्या कुछ कहना था कि लोगों की तरफ से क्या कुछ मुद्दे उठाए गए हैं और किसकी जीत का दावा, लोगों से बातचीत में क्या कुछ आपने देखा? जी देखिए, जब हम लोग ग्राउंड पे रहे और हम जब आम जनता से यहाँ पर मिले तो कई मुद्दे हैं जिस पे जनता ने बात करी। सबसे पहला मुद्दा जो जनता ने उठाया वो है दिल्ली में पानी का इशू जो है। काफ़ी एरियाज में दिल्ली में आज भी पानी नहीं पहुँचता है, साफ पानी नहीं आता है। तो लोगों को ये उम्मीद है कि जब दोबारा से एमसीडी के उपचुनाव होंगे, और क्योंकि अभी वहाँ पे पार्षद नहीं है कोई, तो उनकी समस्याओं को आगे सरकार तक ले जाने के लिए कोई नहीं है। तो जितनी जनता से हमने बात करी वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो उनकी पानी की समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। फिर दूसरी समस्या आती है सड़कों की। बहुत से एरियाज में दिल्ली में आज भी सड़कें पूरी नहीं बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, झटके लगते हैं, आप गाड़ी में जाओ, पैदल नहीं चल सकते। और फुटपाथ्स की भी एक समस्या है दिल्ली में। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से मार्केट्स के अंदर फुटपाथ्स हुए हुए हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं बहुत जगहों पे। तो ये सब वो मुद्दे हैं जो आम जनता ने उठाए हैं कि उनको दिक्कत होती है। और बहुत से एरियाज में, क्योंकि राज्य में सरकार इस समय भाजपा की है, तो आम जनता ये कहती है कि अगर जो काउंसलर है, जो पार्षद आएगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही हो तो अच्छा रहेगा, ताकि सरकार के साथ समन्वय बना रहे और उनका काम ना रुके। वरना जनता इस चीज से भी परेशान है कि जो फिर पार्टी आरोप प्रत्यारोप करती हैं, जब अगर राज्य में सरकार किसी और की और काउंसलर जब किसी और पार्टी का हो तो आपस में उनके समन्वय नहीं रहता है। पार्षद की ये कंप्लेंट रहती है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा या फंड नहीं मिल रहा। तो आम जनता ये चाहती है कि पार्षद जो आए वो पार्टी से समन्वय बना के काम करे, सरकार के साथ मिलकर काम करे, ताकि जो उनकी समस्याएं हैं वो समाधान हो सके। क्योंकि दिल्ली में सीवर की भी एक काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कितने लंबे समय से पानी जो है दिल्ली में गंदा आता है, कूड़े की जगह नहीं है, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। वो इश्यूज हैं जो जनता के रोजमर्रा के इश्यूज हैं, जिसपे वो चाहते हैं काम हो, समाधान हो। क्योंकि नल से आज भी पानी नहीं आ रहा है बहुत जगहों पे, सड़कें टूटी हुई हैं। सरकार ने भी क्योंकि गड्ढे भरे, सड़कें बनाई, पर फिर भी कुछ एरियाज में कंप्लेंट आई कि वो दोबारा टूट गई हैं, और कुछ एरियाज में अभी तक बनी ही नहीं है। और काफ़ी सड़कें सरकार जो है वो NHAI को भी सौंप रही है, जिससे वो और अच्छे से बन पाए, उनका मेंटेनेंस हो पाए। और साथ ही में काफ़ी एरियाज में पाइपलाइन की दिक्कत है, सीवेज की दिक्कत है, क्योंकि नालों में कूड़ा इतना है कि पानी बहता नहीं है, तो वो गंदगी वहाँ पे बनी हुई है। और फिर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ जगह जगह हम लोग देखते हैं कि बने हुए हैं। तो ये सारे वो इश्यूज हैं दिल्ली में जिसमें जनता चाहती है कि काम हो, समाधान हो, ताकि उन्हें इस गंदगी से छुटकारा मिले।